ये प्रैक्टिस सेट आपका 7 है। चलिए फटाफट खत्म करते हैं 30 से 40 मिनट में। टारगेट क्या हूँ हमेशा खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। नैनी अकाडमी को हमेशा सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। और हाँ, जो कमेंट कर पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। एक बंदरगाह था, कौन था ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, लोथल जो है एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में था। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। आगे क्या चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया। बताइएगा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहाँ आरंभ किया था ये बताइएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश को ही कहते थे, जहाँ सारनाथ में कहाँ दिए थे, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, उसी को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है संबंध किस घटना से है ये बताइएगा। तो ये जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आप बता सकते हैं 24 दिन की यात्रा हुई थी, याद रखिएगा। उसे डांडी यात्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाए वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच चला था, ये 24 दिन का यात्रा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। ये देखिए प्रीवियस ईयर का 1998 का क्वेश्चन आज का अगर देखे होंगे 12 बजे का जो मैंने डाला है, अगर देखे होंगे तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बताइए कैसे। तो चलिए बताते हैं। लाला हरदयाल का संबंध जो है किस क्रांतिकारी संगठन से था। ठीक है, तो देखिए लाला हरदयाल जैसे ही आया था तो मैंने एक क्वेश्चन था कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल थे। तो इसी में लाला हरदयाल का संबंध बताइए किस क्रांति से संगठन से है। देखिए बस क्वेश्चन को ऐसे घुमाया है, बताइएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी मैंने बताया, गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। अगर गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो 1913 की बात करेंगे। 1913 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 25 जून 1913 में अमेरिका के जो है सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक अगर पूछे आपसे, ठीक है, गदर पार्टी के अगर पूछे आपसे कि संस्थापक कौन है, सोहन सिंह भाकना था, याद रखिएगा। और महासचिव जो थे लाला हरदयाल थे। अगर कंफ्यूज मत होइएगा, महासचिव अगर पूछेगा तो लाला हरदयाल बताइएगा, संस्थापक अगर पूछे तो सोहन सिंह बताइएगा, याद रखेंगे। चलिएगा सोहन सिंह भाकना बताइएगा। चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है आपका कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइएगा उस समय जब आज़ादी मिली थी उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। पांचवें प्रश्न के जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, मतलब आचार्य कृपाणी थे, याद रखिएगा। आचार्य कृपाणी का नाम आता है, याद रखिएगा। जब भारत जो है आज़ादी मिली थी मतलब आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य कृपाणी थे, याद रखिएगा। चलिएगा छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न क्या है बताइएगा। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। प्रथम वायसराय पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त, याद रखिएगा, भारत का प्रथम जो है वायसराय कौन था। प्रथम वायसराय अगर पूछे तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कैसे पूछेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त होने वाला भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, याद रखिएगा। प्रथम वायसराय जो था ये था आपका लॉर्ड जो है कैनिंग था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसका डेट आप अगर मेंशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलेंगे सातवां प्रश्न की ओर चलेंगे। चिपको आंदोलन का आरंभ जो है हुआ था, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का आरंभ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में हुआ था। एक चीज़ मैं बता दूं मेरे दोस्त कि ऑफलाइन एग्जाम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम है, याद ध्यान रखेंगे। दूसरी बात निगेटिव ही है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव होगा ही। ठीक, आठवां प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्रिटेन द्वारा चीन, याद रखिएगा, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा जो है चीन विजय की शुरुआत हुई थी, बताइएगा कब हुई थी, बताइएगा कौन से युद्ध में हुआ था ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अफीम का युद्ध में हुआ था, याद रखिएगा। चीन द्वारा जो है ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। अगर इसका डेट आपसे मेंशन करने बोले तो क्या बोलिएगा मेरे दोस्त। तो प्रथम अफीम युद्ध जब हुआ था तो याद रखिएगा 1839 से हुआ था। 1839 से लेकर 1842 तक हुआ था, ठीक है। और दूसरा अगर आपसे पूछते दूसरा अफीम युद्ध हुआ था, ये प्रथम 2 हुआ था।
प्रथम तो आपको दिखा दिए, दूसरा आपसे अगर पूछे तो इसका भी क्या मेंशन करता है, 1856 में ही हुआ था। अब कब हुआ था, 1860 तक हुआ था। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। इंग्लैंड में, याद रखिएगा, इंग्लैंड में किस वर्ष में जो है ग्लोरियस, याद रखिएगा, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, याद रखिएगा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरववासी क्रांति हुई है। बताइएगा इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस, याद रखिएगा, रेवोल्यूशन मतलब गौरवशाली क्रांति हुई है, कब हुई थी, डेट मेंशन करना है। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ये इंग्लैंड में जो हुआ था 1688 में हुआ था, मतलब 88 में हुआ था, याद रखेंगे 1688 में हुआ था, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो हम लोग किन्हें याद करेंगे, अपने अंबेडकर जी को याद करेंगे, वी.आर. अंबेडकर, याद रखिएगा, वी.आर. अंबेडकर याद रखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष वी.आर. अंबेडकर, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। ये सवाल बहुत बार पूछ रहा है और बहुत बार आएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत की संविधान की अगर बात करें, भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया, तो अपनाने की अगर बात करते हैं तो हम लोग 26 नवंबर 1949 को अपनाएंगे। 26 नवंबर 1949 को अपनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। संवर्ती सूची, याद रखिएगा, संवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में कौन सा विषय जो है आपको बताइएगा। संवर्ती सूची के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन सा जो है विषय है, बताइएगा कौन सा विषय है संवर्ती सूची में। इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना है। तो संवर्ती सूची में कौन सा है, तो याद रखिएगा ट्रेड यूनियन जो है आपका संवर्ती सूची में है। राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलकर करते हैं ये काम, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है। आगे 13वां प्रश्न है कि भाषण, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो बताइएगा भाषण और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो किस में नहीं है ये बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 है, ठीक है। इसमें कुल जो है 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार, तो 6 अधिकार दिए गए हैं, याद रखिएगा 6 अधिकार। अब जिसमें 6 अधिकार में आपको इसमें क्या है कि बताना क्या है कि आपको बताना कि स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो देखिए आपको 6 याद रखने होंगे। 6 में आपको याद रखना होगा कि देखिए हड़ताल करने का अधिकार, ठीक है, मान लीजिए हड़ताल करने का अधिकार आपको दे दिया, ठीक है, ओके। मौन रहने का अधिकार एकदम है आपके पास, प्रेस की स्वतंत्रता एकदम है, लेकिन सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है मेरे दोस्त। यही ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है गलत होगा, नहीं में है मतलब सही होगा, ठीक है। चलिएगा 14 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 14 का आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो बताइएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 5 साल बाद होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार है, खाली जगह है, को देता है। भारत का संविधान जो है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है, को देता है, खाली जगह है, बताइएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, याद रखिएगा कौन है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, याद रखेंगे, राष्ट्रपति याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के अनुसार अगर देखते हैं तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। यही सवाल था कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 16वां प्रश्न आप देख रहे हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है मेरे दोस्त। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है ये बताइएगा। तो एक बात याद रखिएगा 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे कि वाई के अलग समिति, याद रखिएगा अलग समिति है, याद रखेंगे अलग समिति है। वाई के अलग समिति जो है आपको समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं था, नहीं तो दिनेश गोस्वामी समिति से है, इंद्रजीत गुप्ता समिति से है, अवतार कुंड समिति से है। ये सब जो है समिति चुनाव सुधार से है, ये ध्यान रखेंगे। नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलिएगा 17वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न है कि महापौर,
याद रखेंगे। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, नगर निगम का होता है, ये ध्यान रखेंगे। किसका होता है? तो नगर निगम का होता है, ये ध्यान रखिएगा। 18वें प्रश्न की ओर चलेंगे। ईवीएम का मतलब है, अगर आपसे पूछे ईवीएम का मतलब क्या है तो याद रखिएगा 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है, ये ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार में, याद रखिएगा, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ये बताइएगा। तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, स्मृति ईरानी है, याद रखिएगा। तो ये आपको चेक करना होगा आपको कि क्या वर्तमान में ये सही है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है अपडेट ना हो। तो आप बताइएगा क्या ये सही है, अपडेट है, कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर बताइएगा। 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल में, मतलब किसकी है या किसके सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है? तो ग्रह के रूप में हम लोग किसको गणना नहीं करते? बृहस्पति को करते हैं, मंगल को करते हैं, प्लूटो को नहीं करते मेरे दोस्त, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। तो प्लूटो को हम लोग गणना नहीं करते हैं क्योंकि पहले था लेकिन अब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो याद रखिए भूमध्य रेखा जो है किस देश से गुजरती है, ये पूछ रहा है। तो भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा तो भारत का तो ऑप्शन है ही, जो भारत से गुजरती भी नहीं है। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा केन्या से गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे। तो केन्या से गुजरती है, याद रखेंगे। भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। 13 देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, जिसमें इक्वाडोर आता है, इसे इक्वाडोर याद कर सकते हैं। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, केशव कोलंबिया याद रखिएगा। केन्या तो आप देखिए रहे हैं, तीसरे नंबर पे हो गया मेरे दोस्त। ब्राज़ील हो गया, बी से ब्राज़ील याद रखिएगा, बी से ब्राज़ील याद रखिएगा, ठीक है। और 13 है, समझ जाइए, मतलब शाटोमा है, याद रखेंगे। इसका स्पेशली मैं इसका जो चला रहा हूँ ना रिमाइंडर का, उसमें बता दूंगा, ठीक है। आपका मार्च का एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखिएगा। मार्च में अभी देखिए मेंशन पूरी तरह नहीं किया, पेपर मेंशन किया है। ये मत समझिएगा कि मतलब ऑफिशियल साइट पे आया है, ये पेपर मेंशन किया है। ऑफिशियल साइट पे आएगा, मैं बता दूंगा कि कब से एग्ज़ाम है। बस पेपर बताया है कि आपको 25 मतलब मार्च में एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये मेंशन नहीं हुआ है, हो जाएगा, मैं बता दूंगा मेरे दोस्त। आप बस पढ़ाई पे फोकस करें बिना टेंशन का, ठीक है मेरे दोस्त। जीके में तो मैं करवा दूंगा, और रीजनिंग जीके का तो आप बड़े बड़े टीचर से तब तक पढ़ लीजिए। क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास वो सुविधा नहीं हुई है, क्योंकि और मैं व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। बस आप सपोर्ट करते रहे, जीके जीएस पे मुझ पर भरोसा करें। मैं जल्द रीजनिंग और मैथ का करूँगा। अगर नहीं भी होता है तो आप किसी और टीचर से देखते रहे मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है आपसे, रीजनिंग और मैथ को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जो है सेट प्रैक्टिस में सारा दे देता हूँ, रीजनिंग से लेकर जितना भी प्रैक्टिस सेट है सबको दे देता हूँ, कि आप अपना हिसाब से रीजनिंग बनाते रहिएगा, छूटे नहीं, ठीक है। मैं दे रहा हूँ, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी मैसेज करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। टाइम मिलता है मैं भेज देता हूँ, तो थोड़ा इंतज़ार करते रहेंगे, मैं भेज दूंगा, आप टेंशन ना लेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा मैसेज ना करेंगे। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, ये बताइएगा। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इस्तांबुल, याद रखिएगा इस्तांबुल में 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, इस्तांबुल याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। आगे चलेंगे, आगे चलिए 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है आपके लिए कि फर वनस्पति जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा फर जो है, फर वनस्पति जो है निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताइएगा 23वां प्रश्न का। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन, याद रखिएगा अल्पाइन वन से संबंधित है, याद रखिएगा अल्पाइन वन से संबंधित है। चलिए 24वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से जो है निम्न में से कौन सी नदी जो है लंबी है, ये बताइएगा। तो लंबी की अगर बात करें तो नील नदी तो है नहीं मेरे दोस्त, तो है कौन भाई?
इंपॉर्टेंट है ना। तो अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे अमेजन। और ये कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, साउथ अमेरिका में अमेजन नदी पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये अगर पूछा जाए कि अमेजन जो है, अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हम याद रखिएगा ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है, ये सब कौन, अमेजन नदी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे क्यों चलेंगे, आगे चलेगा मेरे दोस्त। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है सॉरी, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, कौन कर रहा है ये बताइएगा, कौन सा देश कर रहा है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जर्मनी कर रहा है मेरे दोस्त, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जर्मनी कर रहा है, याद रखेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, चलिएगा 6वां प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो है ना जर्मनी करता है, ये तो मैंने बता चुका हूँ, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है वो। चलिए आगे चलेंगे, 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मुर्गियों एवं अंडों का जो है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, बताइएगा। तो मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, मुर्गा और अंडा की अगर बात करता है तो रजत क्रांति को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि रजत अंडा, याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, रजत अंडा से संबंधित है, याद रखिएगा, और मुर्गी से भी संबंधित है रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी का बी आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे 27वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से याद रखिए कौन सी बागान फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा मोटा अनाज, याद रखिएगा, क्या लगाइएगा, मोटा अनाज लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, कौन सी जो है रबी फसल नहीं है, ये बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसमें अगर आंसर आपसे पूछे 28वां प्रश्न का, तो याद रखिएगा 28वां प्रश्न का जवाब देना है, तो क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा चावल जो है आपका रबी फसल नहीं है, राई है, गेहूं है, चना है, ये सब रबी फसल। चना बताइए तो रबी फसल है कि नहीं, क्योंकि रबी फसल गेहूं तो है मेरे दोस्त, सरसों भी है, चना है कि नहीं बताइएगा। चलिएगा, ऐसे चना भी आता है रबी फसल में। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोत्तम साक्षरता दर है, बताइएगा, सर्वोत्तम साक्षरता दर है, ये बताइएगा। 29वां प्रश्न के जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे बी होगा, केरल है, याद रखिएगा। तो किस राज्य की सर्वोच्चतम साक्षरता दर है, तो केरल की है, याद रखेंगे। केरल में 94% है, याद रखिएगा, 94% साक्षरता है, याद रखेंगे। लक्षद्वीप में आपको अगर लक्षद्वीप की अगर बात करें, एल से लक्षद्वीप, याद रखिएगा, लक्षद्वीप में 92% है, याद रखिएगा, 92% 2.8 है, याद रखिएगा। और अगर मिजोरम में बात करें, मिजोरम में अगर बात करें तो 91.58% है, याद रखेंगे। 88% गोवा में है, याद रखेंगे। 80 से आपको 77% है, याद रखिएगा, 88.77% है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में 87 है, याद रखेंगे। बस इतना सुन लीजिए, आगे चलते चलेंगे। रॉबिन के अनुसार निम्न में कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, रॉबिन के लिए, याद रखिएगा, रॉबिन के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं में पूछ रहा है, रॉबिन के अनुसार। तो बताइएगा 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। 30वां प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, असीमित आवश्यकताएं जो है आपका ये नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त, 31वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 31वां प्रश्न है कि गृह स्थिति, याद रखिएगा, गृह स्थिति द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचांक है, बताइएगा। गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता, याद रखिएगा, उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचांक है, क्या है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता कीमत सूचांक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता जो है कीमत सूचांक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त, आगे। ठीक है, चलिएगा 32वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न है आपका कि वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
तो बताइएगा 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1887 में बताइएगा कौन किया था, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा सर विलियम मुइर, याद रखिएगा सर विलियम मुइर ने किया था, याद रखेंगे। तो ठीक है, आपसे अगर पूछे इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सर विलियम मुइर ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 33वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बताइएगा प्रतिपादन किया है मेरे दोस्त, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये बताएंगे। तो प्रतिपादन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जॉन लॉक, याद रखिएगा। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक हैं, याद रखेंगे। जो कि ये यूके में हुआ था, ये यूके में हुआ था, जिनका जो है कब हुआ था, याद रखिएगा। तो प्राकृतिक अधिकारियों का सिद्धांत का प्रतिपादन याद रखिएगा 1632 में हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिएगा 34वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संधि जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो याद रखिएगा नाटो बनाया गया है, याद रखेंगे। नाटो की अगर स्थापना की अगर बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, याद रखेंगे 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1949 को, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसका अगर मुख्यालय की बात करें नाटो की तो ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। आगे सवाल है 35वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर भारत में पूछे कब मनाया जाता है तो ये बताइएगा 35वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। चलेगा आगे चलेंगे 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल याद रखिएगा मेला जो है, कपिल मेला जो है, याद रखेंगे किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा समुदाय है जिससे जुड़ा हुआ है आपका जो है आयोजन जो हुआ है कपिल? बताइएगा उत्तर प्रदेश में होता है, ये बताइएगा किससे संबंधित है? 36वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे काम्पिल भी कहते हैं, याद रखिएगा काम्पिल भी कहते हैं और कापिल भी कहते हैं, याद रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं जो बताया हूँ काम्पिल भी बोलते हैं या कापिल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। काम्पिल जगह है, याद रखिएगा, जो कि मेला होता है फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। 5 दिन का होता है, याद रखिएगा 5 डेज का होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 37वां प्रश्न है कि वार्मिक कंपोस्टिंग, याद रखिएगा वार्मिंग कंपोस्टिंग में संलग्न, याद रखिएगा वार्मिंग कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, क्या है? मुख्य जीव का नाम क्या है बताइएगा। याद रखिएगा वार्मिंग कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है बताइएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा केचुआ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ, याद रखेंगे। 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अकोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है, ये बताइएगा। तो 38वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा विषाणु, मतलब वायरस, क्या बोलिएगा? विषाणु वायरस है, याद रखिएगा। ठीक है, अकोशिकीय जीव है विषाणु, याद रखिएगा। चलिएगा 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 39वां प्रश्न है कि मनुष्य में मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये बताइएगा। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 39वां प्रश्न के अगर पूछे आपसे तो बहुत ही सटीक रूप से जवाब दीजिएगा। क्या दीजिएगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया एसिड पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या पाया जाता है? यूरिया एसिड, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर 40वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 40वां प्रश्न क्या है? 1 मिनट मेरे दोस्त। 40वां प्रश्न है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जानी जाती है, ये बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा महाधमनी से जो है बोली जाती है, एओराटा, याद रखिएगा एओरेटा, याद रखिएगा बोला जाता है, याद रखेंगे। क्या 2 ऑप्शन है, आप चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़िएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है कि पूर्ण जनन, याद रखिएगा पूर्ण जनन को घाव भरने में, याद रखिएगा पुनरन जो है
पूर्ण जनन, याद रखिएगा, पूर्ण जनन जो है को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा, बताइएगा किस तरह इसे परिभाषित करेंगे ये बताइएगा। तो बताइएगा इसका सही का जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा इसमें दो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तीसरा चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुका कोशिकाओं का जो है प्रतिस्थापन है। 42वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 42वां प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद जो है का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ये बताइएगा। तो रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सटन और बोवेरी, रखिएगा सटन और बोवेरी याद रखेंगे। 43 का आंसर का जवाब देंगे। निम्न में से कौन सी दवा जो है एक पीड़ाहारी है, बताइएगा कौन सी ऐसी दवा है जिसमें पीड़ाहारी है, बताइएगा। 43 का आंसर का जवाब देंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नोवल जीन है, याद रखिएगा। नोवल जीन जो है एक पैरासीटामोल है, याद रखिएगा। नोवल जीन जो है एक पैरासीटामोल है, पारासीटा बोलते हैं, पैरासीटा लिखा हुआ है, पारासीटामोल है और कैफीन है। क्या है, पारासीटामोल है और कैफीन भी है, क्या है, कैफीन भी है, ठीक है। कैफीन मतलब है का संयोजक है, मतलब मिलावट है, याद रखिएगा, होता है। यह एक दर्द का निवारक होता है, दर्द का अगर दर्द दे रहा है ना उसका निवारक दूर करने के लिए ये बनाया जाता है, उसी को नोवल जीन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। पीड़ा हरी मतलब पीड़ा को हर सकता है, दर्द को कम कर सकता है, ये था। 44 का आंसर दे देंगे। पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान, याद रखिएगा, पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है, प्रथम अस्थायी उत्पाद है तो क्या है बताइएगा। 44 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पाइरुविक एसिड है, याद रखिएगा, पाइरुविक एसिड कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 45 का आंसर का जवाब देंगे। 45 है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है ये बताइएगा। तो याद रखेंगे विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है ये बताइएगा, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, फॉलिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। तो विटामिन B9 का अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखिएगा आपका क्या होगा, फॉलिक एसिड होगा, याद रखिएगा। विटामिन की खोज कब हुई थी तो याद रखिएगा 1912 में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, ABCD की DEK के रूप में बांटा गया है, उसमें बी में बहुत सारा बांटा गया है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता था, एक सवाल पूछा था आपसे, वसा में कौन कौन सा घुसा है, मतलब घुला हुआ है, तो A, E याद रखिएगा, D और K ये सब मिला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। पानी में बस B और C मिला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। 46वां प्रश्न है कि कौन सी गैस जो है वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, कौन करता है तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, अपघटित करता है, ये ध्यान रखेंगे। कौन करेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 47। निम्न में से कौन सा मूलक मात्रक नहीं है ये बताना है। तो मूलक मात्रक की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ओम को मूलक मात्रक नहीं है, तो ओम नहीं है, मीटर सेकंड और ये सब मात्रक है, एम्पियर मात्रक है, लेकिन ओम जो है आपका मूलक मात्रक नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी आप सही हो गया। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न है, समीकरण जो है V बराबर U प्लस AT है, जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है ये बताइएगा। तो V से वेग देता है, ये आप जानते हैं, तो बताइएगा किससे कैसे बनेगा ये बताइएगा। एक समीकरण है जो कि जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वेग डैश समय का एक कार्य है, याद रखिएगा, वेग जो है समय का एक कार्य है, ये जानकारी देता है, याद रखेंगे। 49 का आंसर का जवाब देंगे। 49 है कि बल का विमीय समीकरण है, बताइएगा मेरे दोस्त, बताइएगा कि बल का विमीय जो है समीकरण सूत्र कौन सा है ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, F बराबर MLT पे माइनस जो है पावर -2 है, याद रखेंगे। चलिएगा 50 का क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो KWH है, याद रखिएगा, KWH है की इकाई है, KWH का इकाई क्या है ये बताइएगा। 50 का आंसर का जवाब देंगे। तो KWH का जो होता है ऊर्जा का एक इकाई है, याद रखिएगा, KWH याद रखेंगे, डैश देखे है, मतलब
के ऐसे लिखाएगा, डब्ल्यू लिखाएगा, एच ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो के डब्ल्यू एच का जो है एक ऊर्जा का है, कार्य करता है, याद रखिएगा। इकाई है एक तरह से मान के चलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को खपत की मात्रा को मापन हेतु ये किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइएगा। तो आप जान गए कि ऊर्जा, मैंने बोला, चर्चा किया था ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा ऊर्जा, ठीक है। चलिएगा 51 का आंसर करवा देंगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी को लगभग, याद रखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। याद रखिएगा लगभग कितना होना चाहिए ये बताइएगा, तभी सुनाई देगा मेरे दोस्त। तो बताइएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 17 मीटर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा 52 का आंसर का जवाब दीजिएगा। जब दूध को विलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। बताइएगा दूध को विलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, तो कैसे होने लगती है, तो यह देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल के कारण होने लगती है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 53 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 53 में है कि जल का हिमांक बिंदु क्या है। तो बताइएगा जल का हिमांक बिंदु अगर आपसे पूछे क्या है तो बताइएगा 53 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 54 का आंसर का जवाब दीजिएगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, याद रखिएगा। वह प्रकाश वर्णक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, अधिकतम जो है विचलित होता है, तो कैसे विचलित होता है ये बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी से, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बैगनी से, याद रखिएगा। चलेंगे 55 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि विद्युत धारा का परिमाण जो है, विद्युत धारा का परिमाण याद रखिएगा, परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्या प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, तो याद रखिएगा 56 का है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह क्या है, मतलब वह है, बताइएगा क्या है बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प जो है आपको प्रभावित नहीं करती है मौसमी परिवर्तन को, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलेंगे आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। आगे सवाल क्या है, 57 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का कुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है ये बताइएगा। 57 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, तांबा। क्या है, तांबा है, याद रखिएगा। 58 का आंसर का जवाब दीजिएगा। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद होगा, NH/2 होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 59 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 59 है कि चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है, चिल्ली सोरा जो है किसका सामान्य नाम है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट का है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा 60 का आंसर का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमीडियन क्षार नहीं है, बताइएगा। पाइरीमीडियन क्षार जो है नहीं है ये बताइएगा। 60 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, गुआनिन है, याद रखिएगा। चलिएगा 61 का आंसर का जवाब देंगे। 61 में है कि इडिटा एक लिंगेड है, याद रखिएगा। इडिटा जो है एक लिंगेड है, क्या लिंगेड है ये बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है हेक्साडेंट, याद रखिएगा हेक्साडेंटन, याद रखिएगा डेंट, याद रखिएगा। चलेंगे 62 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 61 तो हो गया मेरे दोस्त, चलेंगे 62 हो गया। 62 एक मिनट, हाँ 62 पढ़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो याद रखिएगा इस चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट है। कोका कोला पेय में जो है नमक डालने से गैस का निकालना, ये आसान है, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे बनता है 63 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, बताइएगा। निम्नलिखित अधातु याद रखिएगा तत्व में धात्विक चमक होती है, किस कारण होती है ये बताइएगा। तो आयोडीन की कमी से होती है, याद रखिएगा, सॉरी आयोडीन के कारण होती है, चमक होती है, ये ध्यान रखिएगा।
कमी नहीं, चमक होती है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 64 का आंसर का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत स्रोत है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा पवन जो है, वायु जो है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 65 का आंसर का जवाब दीजिएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जो है जिसमें 80% से 95% कार्बन होते हैं, वह क्या है बताइएगा। 80 से हैं तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आगे 66 प्रश्न है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? बताइएगा सामान्य पुरुष के, याद रखिएगा पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, इतना बताइएगा। तो कितना होगा ये बताइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा 36 दशमलव, याद रखिएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा। अपना अपना तरीका है। देखिए यहाँ पे अगर इसी जगह पे 37 डिग्री होता, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर दे। 37 डिग्री होता तो सही होता है। यहाँ पे 37 डिग्री ऑप्शन में नहीं था, इसलिए 36.9 मतलब 37 डिग्री माना जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में अगर पूछता तो आपका ये जो यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे एफ दे देता तो ये आंसर हो जाता। तो ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछता तो 9.98.6 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। चलिए 67 का आंसर का जवाब देंगे। VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बताइएगा स्वामी सहजानंद जो है निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। बिहार के किसान आंदोलन के नेता थे, याद रखिएगा। चलिएगा 68 की आंसर की ओर चलेंगे। 68 में है, बिहार किस वस्तु का जो है दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक का, याद रखेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप लोग अभी एग्ज़ाम के लिए मत हड़बड़ाएं, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। एग्ज़ाम का अपडेट आएगा, आप लोगों को क्लियर अपडेट होगा, एडमिट कार्ड आ जाए तब से हड़बड़ाना शुरू करें, अन्यथा अभी मत मन को भटकाएं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरह का होगा। अपने हिसाब से भी कंटेंट आप देख रहे होंगे, उस हिसाब से भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल और साइंस में फिज़िक्स हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया आपका, और केमिस्ट्री हो गया, ये सारे चीज़ से ज़्यादा नहीं आता है मेरे दोस्त। और वो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको। और बायोलॉजी का मैंने 2 बजे जितना था मैं करवा चुका हूँ, जो बचा हुआ है उसे महामैराथन के रूप में मैं लाने वाला हूँ। बायोलॉजी चैप्टर करके, फिज़िक्स चैप्टर करके, केमिस्ट्री चैप्टर करके, और वो भी MCQ करवा दूँगा। आप बस आप तैयारी में लग जाइए, रफ्तार बढ़ा दिए मेरे दोस्त, बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट, याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर निधि जो है PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि जिसे PM स्वनिधि योजना जो है योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए? बताइएगा सफलतापूर्वक जो है कितने वर्ष पूरे किए, ये बताइएगा। 69 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 3, याद रखिएगा 3 पूरे किए थे, याद रखेंगे। 70 प्रश्न की ओर चलेंगे। 70 प्रश्न मतलब 70 प्रश्न की ओर चलेंगे, 70 नहीं 70 चलिएगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा मेरे दोस्त? श्रीनगर को, याद रखिएगा। तो बताइएगा कब मिल जाएगा? तो याद रखिएगा 2024 में मिल जाएगा, मतलब अगले साल आ जाएगा, तो 2024 में टैग मिल जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 71 का आंसर का जवाब दीजिएगा। भारतीय मानक जो अम्योत्तर जो है रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन कहते हैं, याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो याद रखिएगा 5 राज्य में 3 ऑप्शन तो आपको है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से गुजरती है और एक से नहीं गुजरती। ये आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिहार, याद रखिएगा इससे नहीं गुजरती है। नहीं तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। 2 और हैं जो कि कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा
एमपी से तो गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है मेरे दोस्त, तो एमपी से तो पक्का गुजरेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर छत्तीसगढ़ है तो एमपी हमेशा साथ चलेगा, ये ध्यान रखिएगा किसी भी क्षेत्र में। और आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा हो गया, तो बचा क्या बताइएगा, तो एक आपका यूपी बच गया, उत्तर प्रदेश। तो हो गया 5, एमपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, याद रखेंगे। चलिएगा 72 का आंसर की ओर चलेंगे। 72 में आंसर क्या है कि भारतीय संविधान को लिखने वाला संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, HC मुखर्जी थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे का सवाल बताइए 73 का कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है। चलिए इनका ऑप्शन दिखाते हैं आपको, का आंसर का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे, वो ध्यान दिए थे। चलेंगे आगे की ओर। आगे सवाल है 74 का आंसर का जवाब देंगे। 74 का आंसर का जवाब है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे, बताइएगा। इस जो है किस देश से संबंधित है ये बताइएगा। 74 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा नॉर्वे से संबंधित है, याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो नॉर्वे से संबंधित है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे। आगे है 75 का आंसर करवा दिया, इनमें से किस शहर में अंग्रेज, याद रखिएगा, पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी, कहाँ बताइएगा। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, याद रखेंगे। तो इलाहाबाद के प्रयागराज, जो इलाहाबाद जो है प्रयागराज कहलाता है अब वर्तमान में, याद रखेंगे। तो इलाहाबाद की जगह प्रयागराज आएगा, वो प्रयागराज ही लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रयागराज में हुआ था, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे 76 की आंसर की ओर चलेंगे। 76 में है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है, बताइएगा। विधिपूर्ण जो है शासन का जो है कहाँ से लिया गया है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन या ब्रिटिश बोलिए। ठीक है, 77 का आंसर करवा दीजिएगा। सोमगो झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। सोमगो झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सिक्किम में है, याद रखेंगे। ठीक है, 40 किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है, बताइएगा। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है, बताइएगा। 78 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा डी, गुकेश के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा गुकेश के द्वारा दिया गया है। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे 79 का और चलेंगे। सर्व शिक्षा अभियान खाली जगह वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। तो आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर 80 प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है, 80 प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। अगर राज्य का चुनाव आयुक्त की बात हो राज्यपाल को याद करेंगे। चलिए 81 का आंसर करवा दिएगा। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है, वन सर्वेक्षण की अगर बात करेंगे तो देहरादून को याद करेंगे, देहरादून उत्तराखंड को याद करेंगे। आगे चलेंगे 82 का आंसर का जवाब दीजिए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो जानते हैं मृतकों का टीला है। आप जानते हैं इसका मैं स्पेशल हिस्ट्री का चला रहा हूं मेरे दोस्त, हड़प्पा सप्ताह का पार्ट 1 डाला हुआ है, आप जरूर से जरूर देखेंगे। और आपको एक वीकली डाल चुका हूं वीडियो जो कि संपूर्ण प्राचीन भारत से है, जरूर से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इनमें से कौन जो है हर्षवर्धन हेंगचांग आया था, कौन आया था, हेंगशान आया था, याद रखिएगा हर्षवर्धन हेंगचांग, ऐसे याद रखिएगा। चलिएगा 84 का आंसर जवाब दीजिएगा। 84 है कि भारत में जो है जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, बताइएगा। खेल स्तर पे, जमीनी स्तर पे
बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम। याद रखिएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम। चलेंगे 85 का आंसर का जवाब देंगे। 85 का आंसर का जवाब है 85 है कि महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन युग्म सम्मिलित है। कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील जो है आपका युग्म सही है। चलिए मेरे दोस्त, कैसा लगा ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप जरूर से ज़रूर सारे वीडियो मेरा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो ज़रूर देख लेंगे। जीके 75 क्रैक करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।